हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम गणित का अध्ययन करेंगे। गणित के अंतर्गत हम सभी लोगों ने आंशिक भिन्न के रूप का समाकलन किस प्रकार से, कोई भी फलन दिया गया है उसको हम आंशिक भिन्न के रूप में किस प्रकार से तोड़ते हैं, उसके बाद उसका समाकलन करते हैं। पिछले 2-3 लेक्चर में हम सभी लोगों ने इसी का अध्ययन किया है। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आज ये आपका जो आंशिक भिन्न के रूप में फलनों का समाकलन है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से आपको हम पढ़ाएंगे खंडशः समाकलन, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और समाकलन से अगर कोई कहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो खंडशः समाकलन से ही पूछे जाते हैं। खंडशः समाकलन, प्रतिस्थापन समाकलन और जो उसके फलन बताए गए हैं और आंशिक भिन्नों के समाकलन से, इन तीनों से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खंडशः समाकलन। तो खंडशः समाकलन का अध्ययन हम इसके बाद वाले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि आंशिक भिन्नों के रूप में है। तो यहाँ से दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया है x² प्लस 1/x+1³ अपान x माइनस 2। यहाँ से हो जाएगा 1/x² प्लस 1 अपान x+1 का होल क्यूब x माइनस 2 हो जाएगा dx। तो हमने आपको जब आंशिक भिन्न मैंने शुरू किया उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्टों को दिया था कि जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हो जिसमें कुछ गुणनखंडों की पुनरावृत्ति हो, उसको किस रूप से हम आंशिक भिन्नों के रूप में तोड़ते हैं। तो वही रूप यहाँ पर लगा है। यक्स के सभी, जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हो, एक घात है लेकिन x+1 की पुनरावृत्ति हुई है, तो लिखेंगे दिए गए फलन को आंशिक भिन्न में बदलने पर, दिए गए फलन को आंशिक भिन्न में बदलने पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x² प्लस 1 अपान x+1 का होल क्यूब x माइनस 2 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा a अपान x+1 प्लस b अपान x+1 का होल स्क्वायर प्लस c अपान हो जाएगा x+1 का होल क्यूब प्लस हो जाएगा d अपान x माइनस 2। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों में x+1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 2 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ से x² प्लस 1 a, ये x+1 से x+1 एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ से क्या, x+1 का होल स्क्वायर बचेगा एक, और हो जाएगा x माइनस 2 प्लस b, x+1 का होल स्क्वायर से x+1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर एक x+1 बचेगा और x माइनस 2 बचेगा प्लस c, ये x+1 के होल क्यूब से ये x+1 का होल क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ से इतना x माइनस 2 प्लस d, ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये x माइनस 1 का होल क्यूब। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आपको बताया गया था कि जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हों जिनकी पुनरावृत्ति ना हो तो उसमें डायरेक्टली हम यूनिक अद्वितीय विधि का प्रयोग करते थे, डायरेक्टली उसको टी मान कर करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय तो जरूर हैं लेकिन उसमें कुछ गुणनखंडों की पुनरावृत्ति, दोनों चीज़ें हैं। कुछ गुणनखंड पुनरावृत्ति नहीं हुई, कुछ गुणनखंड पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर फिर भी हम उसी का इस्तेमाल कर दें क्योंकि कुछ गुणनखंड ऐसे ही पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर x+1 है और यहाँ पर x माइनस 2 है, एक ही घात का है, तो लिखेंगे यदि, पहला दोनों तरीके से करेंगे हम, यदि x+1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एज x माइनस 1। अब x माइनस 1 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, -1 रखेंगे तो -1 का वर्ग हो जाएगा 1, 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से इक्वल टू, जब -1 रखेंगे यहाँ पर -1 रखेंगे 0 हो जाएगा, पूरा प्राइस 0। यहाँ पर x के स्थान -1 रखेंगे, -1 + 1 0, पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर है तो बचेगा क्या, यहाँ से c, यहाँ से हो जाएगा c x माइनस 2 है
और डी एक्स माइनस वन है। हमने यहाँ पर क्या माना था, एक्स प्लस, यदि एक्स प्लस वन बराबर 0 हो तो अगर यहाँ पर 1 रखेंगे ए भी पूरा 0 कर देंगे, यहाँ पर रखेंगे ए भी पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 रखेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर डी का वैल्यू, यहाँ पर एक्स का मान -1 के -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू एक बार दोबारा हम देख लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल क्यूब, एक्स माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से ए अपन एक्स प्लस वन, ए अपन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ए सी अपन एक्स प्लस वन का होल क्यूब प्लस डी एक्स माइनस 2 हो जाएगा। इसमें हम दोनों पक्षों में क्या किए हैं, यहाँ पर मिस्टेक है, दोनों पक्षों में एक्स प्लस वन का होल क्यूब एक्स माइनस 2 से गुणा करने पर यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। ये एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 बचेगा। यहाँ पर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक कैंसिल, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस 2 बच जाएगा। यहाँ पर एक्स प्लस वन का होल क्यूब कैंसिल, एक्स माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पर एक्स माइनस 2 से और एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स प्लस वन का होल क्यूब होगा, यही मिस्टेक हो रहा था। अब देखते हैं एक्स प्लस वन बराबर 0 है तो एक्स बराबर -1 हो जाएगा, तो -1 यहाँ पर रखेंगे तो 0 कर देगा, -1 यहाँ पर ये पूरा 0, यहाँ पर एक्स के स्थान -1 रखेंगे, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा पूरा 0, तो बचे क्या सी हो जाएगा -1 -2 इम्प्लाइज हो जाएगा 2 = हो जाएगा -3c इम्प्लाइज सी बराबर हो जाएगा -2/3, सी का मान आ गया। इसी प्रकार हो जाएगा, इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वन एक घाती है, यहाँ पर भी एक्स माइनस 2 है। यह इसी प्रकार यदि एक्स माइनस 2 बराबर 0 इम्प्लाइज एक्स बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब एक्स बराबर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 2 रखेंगे ए पूरा 0, यहाँ पर 2 रखेंगे 2 - 2 ए भी 0 हो जाएगा। सी के स्थान पर सी एक्स माइनस 2 - 2 0 ये भी हो जाएगा। यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 = 3 और 3 × 3 = 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वस्ट हो जाए a0, 2 - 2 बराबर a0 कर देगा। यहाँ पर 2 - 2 a0 हो जाएगा, 2 - 2 a0 तो हो जाएगा d हो जाएगा 2 + 1 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 4 5 इक्वस्ट हो जाएगा 27 d हो जाएगा। तो d बराबर लिखेंगे हम 5/27, d का मान आ गया। तो जब हर के सभी गुणनखंड एक घाती होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति ना हो तो ये विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, हर एक गुणनखंड एक घाती भी है, उसकी पुनरावृत्ति भी है, और जितने एक घाती के रूप में है उसको मैंने डायरेक्टली 0 के बराबर मान ली। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका गुणा करते हैं, गुणा करके हम x³ के गुणांक के रूप में, क्योंकि हमें a और d यहाँ से d और c का मान मिल गया, हम इसका गुणा करने के बाद x³ x² x और अचर के पद गुणांकों को अलग अलग करेंगे, और जिसमें देखेंगे c और d के अलावा कुछ टर्म आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर a और b का मान ज्ञात करना है, a + c आ रहा है या b + c आ रहा है, उसकी सहायता से हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, हो जाएगा x² + 1 इक्वल हो जाएगा यहाँ से यहाँ पर क्या एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। इससे अच्छा हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, x³ वाले गुणांक को एक साथ ले, जैसे यहाँ पर क्या आएगा, अगर हाँ ए है यहाँ पर थोड़ा सा आपका समझने की, यहाँ क्योंकि हमें a और b का वैल्यू ज्ञात करना है, c से हमें कोई मतलब नहीं है और d से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब अगर हमें a और b का वैल्यू ज्ञात करना है तो हम कुछ ऐसे, यहाँ पर क्या आएगा ax² बनेगा और यहाँ पर एक x है तो x³ बन जाएगा, और यहाँ पर और d अगर इसका होल क्यूब करेंगे एक्स प्लस 1 के होल क्यूब में x³ आएगा। अगर हम a और पहले टर्म से और लास्ट वाले टर्म से x³ कॉमन ले तो यहाँ पर अगर करेंगे x² + 1 + 2x होगा, फिर x² गुणा x में करेंगे तो x³ आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिखेंगे हम, हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो हम 0x³ लिख सकते हैं प्लस x² + 1, क्योंकि यहाँ पर x² + 1 है, x³ गुणांक है ही नहीं है, तो हम इसको 0x³ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो x² + 1 + 2x होगा, और x² + 1 + 2x गुणा जब x - 2 में करेंगे तो x² गुणा जब x में होगा तो x³ आ जाएगा। और वही प्रक्रिया जब यहाँ पर d में है, x + 1 का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में + b, तो यहाँ पर भी क्या आएगा x³। हम इन दोनों का प्रयोग ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें d का मान तो ज्ञात है और a का मान नहीं ज्ञात है। अगर हम x³ गुणांक को तुलना कर लेंगे तो a + d बराबर आपका 0 आ जाएगा, a + d बराबर कितना आ जाएगा 0, a + d बराबर 0 आ जाएगा। लिखेंगे हम x³ के गुणांक की तुलना करने पर
की तुलना करने पर। देखो आप डायरेक्टली दिमाग का प्रयोग कर सकते हो थोड़ा सा, अन्यथा की स्थिति में इसका आप गुणा करेंगे तो बहुत प्रोसेस हो जाएगा, आपको कई स्टेप करें और गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। हमें ए और डी की, यहाँ पर ए और डी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डी का मान पता है और ए का मान वहाँ से निकल जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से ए एक्स क्यूब बचेगा और डी एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस डी। अगर यहाँ से एक्स क्यूब के रूप में होगा तो यहाँ पर भी कितना है एक्स क्यूब गुणांक 0 है, एक्स क्यूब गुणांक ए प्लस डी हो जाएगा, बराबर हम यहाँ से क्या ले सकते हैं 0। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ से ए बराबर माइनस डी। जब ए बराबर माइनस डी हो जाएगा तो डी का मान 5/27 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा -5/27। ए का मान आ गया। अब हम बी और बी के साथ सी का कॉम्बिनेशन कर दें या बी के साथ डी के कॉम्बिनेशन कर दें या किसी रूप से कर दें जिससे बी का मान भी ज्ञात हो जाए। अब एक्स क्यूब गुणांक हो गया, अब किसकी तुलना करें क्योंकि एक्स क्यूब अब आएगा नहीं। उसके बाद हम एक्स स्क्वायर गुणांक की तुलना कर लेते हैं। लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर गुणांक की तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, हम इसको गुणा कर ही देते हैं यहाँ से, अभी हम समझा देंगे। जो यहाँ से हो जाएगा हम गुणा कर देंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ए, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 प्लस यहाँ से हो जाएगा b एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x हो जाएगा प्लस x, तो माइनस x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा माइनस x हो जाएगा यहाँ से और माइनस 2 हो जाएगा प्लस यहाँ से हो जाएगा cx माइनस 2c और यहाँ पर d हो जाएगा प्लस d। यहाँ पर क्या लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में क्या होता है a प्लस b, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3x, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम अभी थोड़ा सा एक बार और हम स्टेप लिखते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा a हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा प्लस x माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x, इस प्रकार से हो जाएगा। प्लस हो जाएगा b एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस c हो जाएगा x माइनस 2 प्लस हो जाएगा d एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। अब देखेंगे इसे यहाँ पे a प्लस डी, तो जो ए एक्स स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 0x क्यूब भी लिख सकते हैं। आपको ऊपर वाला भी जो कंडीशन है उसको समझा दे रहे हैं। यहाँ पर ए एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब कहीं पर भी नहीं है, केवल डी एक्स क्यूब है। ए एक्स क्यूब यहाँ पर डी एक्स क्यूब यहाँ पर, तो हम एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो ए प्लस डी आएगा और एक्स क्यूब गुणांक 0 है, यहाँ पर एक्स क्यूब गुणांक ए प्लस डी हो जाएगा। यहाँ पर रख दिए ए बराबर माइनस डी, एक 1 माइनस 5/27 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब एक्स का गुणांक को देखेंगे। यहाँ पर इसमें एक्स का गुणांक 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2ax स्क्वायर। यहाँ पर क्या bx स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे bx स्क्वायर। यहाँ पर क्या है d 3x स्क्वायर, तो लिखेंगे क्या यहाँ से x स्क्वायर के गुणांक को एक साथ लेने पर, तो क्या है यहाँ से ये 2x स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 2a और यहाँ पर b x स्क्वायर है प्लस हो जाएगा b, उसके बाद यहाँ पर है d 3x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3d। अब यहाँ पर ये किसका गुणांक है, एक गुणांक है, किसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है 1 है। अब हमें ए बी का मान पता है, ए और डी का मान पता है, तो बी का मान ज्ञात हो जाएगा। ए का मान कितना है, ए का मान जो है -5/27, तो हो जाएगा यहाँ से जब 2 गुणे -5/27 हो जाएगा प्लस बी प्लस 3 इंटू डी का मान है 5/27 बराबर 1, तो हो जाएगा -10/27 और ये कितना हो जाएगा 15/27 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 1 और यहाँ से हो जाएगा 15, ये यहाँ पर 3d है और यहाँ पर b का वैल्यू है, तो 15 यहाँ से कितना हो जाएगा -10 + 15, तो कितना हो जाएगा घट जाएगा, तो जो आपका हो जाएगा 5/27
प्लस बी बराबर 1 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 5/1 माइनस 5/27। तो b बराबर हो जाएगा 27 में से 5 निकल जाएगा 27, 22 बटे कितना हो जाएगा 27। इस प्रकार से हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर 2a हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर b हो जाएगा, और उसके बाद 3d स्क्वायर है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो d का वैल्यू कितना 5/27 है, तो यहाँ से हो जाएगा 5/27 पर, तो 15/27 हो जाएगा। और यहाँ पर a का जो वैल्यू आया है -5/27 है, तो -2×5 = 10 हो जाएगा। यहाँ से -2×5 = 10/27 हो जाएगा, और ये 15/27 प्लस b बराबर 0। तो 27 एलसीएम हो जाएगा प्लस 5/27 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 5/27, तो b 5/27 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर 1 - 5/27 बराबर 22/27। यहाँ से हमें किसका मान पता चल गया, a का मान पता चल गया, c का मान पता है, d का मान पता है, a का मान पता है और b का मान पता है। अब लिखेंगे यहाँ से, अब यहाँ से लिख सकते हैं a b c तथा d का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा था दोनों पक्षों में, लिख दे रहे हैं दोबारा हम, दोनों पक्षों में x+1 का होल क्यूब इंटू x-2 से गुणा करने पर। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड 2013 में पूछा गया है। अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे ए बी सी तथा डी, ए बी सी तथा डी का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा x² + 1 अपान x+1 का होल क्यूब x-2 इक्वल टू a का जो वैल्यू आया है -5/27 -5/27 हो जाएगा x+1, 5/27 x+1 प्लस b का वैल्यू कितना 22/27 हो जाएगा, ये x+1 का होल स्क्वायर प्लस c का जो वैल्यू आया है -2/3 आया है, हो जाएगा -2/3 हो जाएगा x+1 का होल क्यूब प्लस डी का जो वैल्यू आया है डी का 5/27, तो हो जाएगा यहाँ से 5/27 x-2। अब हमें किसका वैल्यू आ गया x² अपान x+1 का होल क्यूब इंटू x-2 का वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में रखने के बाद ये पूरे क्या कर देंगे, हम इसको हल कर देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा i हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा -5/27 x+1 dx प्लस हो जाएगा 22/27 x+1 dx हो जाएगा माइनस 2/3 x+1 का होल क्यूब dx हो जाएगा प्लस 5/27 x-2 dx हो जाएगा। ये i हो जाएगा -5/27 1/x+1 dx प्लस 22/27 हो जाएगा 1/x+1 का ये होल स्क्वायर है, का होल स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर dx -2/3 1/x+1 का होल क्यूब dx प्लस 5/27 हो जाएगा 1/x-2 dx। इस प्रकार से हो जाएगा a1/x है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा i हो जाएगा -5/27 हो जाएगा log x + 1 और यहाँ से हो जाएगा प्लस 22/27 हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा ये तो हो जाएगा x+1 का होल पावर -2 dx। यहाँ से हो जाएगा -2/3 हो जाएगा x+1 का पावर -3 dx। ये क्या हो जाएगा प्लस 5/27 हो जाएगा log x-2 प्लस c। अब इन दोनों को हम एक साथ लेंगे तो हो जाएगा, पहले हम इसको लिखेंगे 5/27 log x-2 माइनस 5/27 log x+1 हो जाएगा प्लस 22/27। ये क्या हो जाएगा x+1 पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 माइनस 2/3 x+1
-3 + 1 अपान -3 + 1 + c। अब यहाँ से क्या हो जाए, log m माइनस log, यहाँ से 5/27 हम कॉमन लेते हैं, ये 5/27 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा log x - 2 माइनस log x + 1 प्लस हो जाएगा 22/27, ये हो जाएगा x, ये माइनस में आ जाएगा तो हो जाएगा कितना यहाँ से x प्लस का होल पावर -1 -2/3 x + 1 पावर -2 प्लस c। यहाँ से हो जाएगा i = हो जाएगा 5/27, ये हो जाएगा log x - 2 अपान x + 1 प्लस ये हो जाएगा -22/27 1 अपान x + 1 -2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/3 1 अपान x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c। यही दिए गए फलन का आंशिक भिन्न से समाकलन हमने किया, यही दिए गए फलन का आंसर हो जाएगा। आप जब भी आंशिक भिन्न को हल कर रहे हैं, आंशिक भिन्न अगर कोई भी फलन दिया गया है वो आंशिक भिन्न के रूप में अगर आप तोड़ रहे हैं तो आंशिक भिन्न के प्रत्येक रूल आपको याद होने चाहिए। आपको कोई, चाहे वो प्रतिस्थापन समाकलन हो, चाहे जितने फलनों का समाकलन हो, चाहे आपको आंशिक भिन्नों का समाकलन है, चाहे खंडशः समाकलन आपको पढ़ाएंगे, चाहे निश्चित कोई भी, अगर आप जब उसके बेसिक को पकड़ेंगे तभी बेहतर कर पाएंगे। आप देखिए, जब तक आप बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे और आप झूठी मेहनत करेंगे, झूठी मेहनत का मतलब थोड़ा सा पढ़ लिए और आप विद्यालय में गए, वहाँ पर क्लास में बोलने लगे, तो उससे आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली। आप देखेंगे कि जब क्लास में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो शांति से पढ़ाई करते हैं, शांत होकर पढ़ाई करते हैं, वो हर एक नॉलेज को डेप्थ में ले जाना चाहते हैं। बहुत ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे आपको जो केवल बोलते रहते हैं और बोल कर क्लास में स्थान बनाते हैं, और एक कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनको क्लास से कोई मतलब नहीं रहता है, जो पढ़ाया जाता है उसको अस्थायी से पढ़ करके और पूरा बेल बैठे रहते हैं शांति के साथ, उसके बाद पढ़ कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार दो विद्यार्थी होते हैं जो अपने अंदर गहराइयों को लाना चाहते हैं, और इसी प्रकार से उनके अंदर विनम्रता आ जाती है। जब उनका रिजल्ट आता है तो एक सरप्राइज सभी विद्यार्थी हो जाते, तो क्लास में पढ़ता नहीं था, नहीं वो पढ़ रहा था, लेकिन वो शांति के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी नम्रता के साथ, पूरी विनम्रता के साथ क्या कर रहा था, वो केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या गहराई, उसके अंदर डेप्थ आ गया था, गहराइयाँ आ गई थी, अर्थात वो विनम्र हो गया था। आप देखेंगे समुद्र जितना गहरा होता है उसका जल उतना ही शांत रहता है, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि समुद्र को देखने के पास क्या हो जाता है, उसकी मतलब समुद्र की लहरों को देखने से क्या होती है, उनकी उसमें रवानगी नहीं होती है। कहते हैं ना कि समुद्र के लहरों को देखने से ये मत समझिए कि समुद्र में रवानगी नहीं है, जब भी उठेंगी तो तूफान बनकर उठेंगी। तो ये सब है जो ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी होते हैं, वो बिल्कुल बोलते नहीं हैं, केवल वो अपने अंदर गहराइयों को लाते हैं, टैलेंट को जितना सोचते कितना ज्ञान अर्जन कर ले जाएँ, जिससे उनके अंदर क्या आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, वो शांत रहना सीख जाते हैं। तो यहाँ से हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है x² अपान a² - 5x + 6 है। तो इसको देखने से जो फलन दिया गया है ये क्या है आपका, जो कि 2020 में पूछा गया है। ये जो फलन है px + q अपान ax² + bx + c के रूप का दिया गया है, लगता है ऐसे, लेकिन सबसे पहले इसमें आपको जब कंडीशन याद रहेंगे तो आप तुरंत पकड़ पाएंगे कि क्या ये जो फलन है वो px + q अपान ax² + bx + c से लग पाएगा। तो सबसे पहले ये कंडीशन है। तो इस प्रकार के फलनों को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है, क्योंकि क्या इस क्या ये उचित परिमेय भिन्न या विषम परिमेय भिन्न है। तो फलन को देखने से क्या स्पष्ट हो जा रहा है, ये है एक विषम परिमेय भिन्न है, और विषम परिमेय भिन्नों का समाकलन हमें नहीं पता है। तो विषम परिमेय भिन्नों का समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं, तो उस स्थिति में हम विषम परिमेय भिन्न को क्या करते हैं, हम उचित परिमेय भिन्न बनाकर क्या करते हैं, समाकलन, क्योंकि हमें उचित परिमेय भिन्न का ही समाकलन ज्ञात है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो जब हमने बताया था विषम परिमेय भिन्न एक ऐसा भिन्न होता है जिसमें अंश की घात हर की घात के बराबर, जिसमें अंश की घात हर की घात के बराबर हो, या अंश की घात हर की घात के बराबर हो, या क्या हो जाए, अंश की घात हर की घात से बड़ी हो। तो ऐसे भिन्न क्या कहते हैं, विषम परिमेय। विषम परिमेय भिन्न एक ऐसा भिन्न होता है जिसमें अंश की घात हर की घात के बराबर या हर की घात से बड़ी होती है, क्या कहलाएगा, विषम। यहाँ पर क्या है आपका, बराबर है। तो इसके लिए क्या गया, समीकरण एक मान लेते हैं, लिखेंगे दिया गया भिन्न एक विषम परिमेय भिन्न है, एक विषम परिमेय भिन्न है,
एक विषम पर में भिन्न है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब लिखते हैं, हो जाएगा यहाँ से x² + 1 अपान x² - 5x + 6। अब इससे भाग देंगे, ये रफली वर्क हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम रफ वर्क, रफ वर्क हम कर देते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, x² - 5x + 6 इक्वल हो जाएगा x² + 1। हम तब तक भाग देते हैं जब तक अंशघात हर घात से क्या हो जाती है, छोटी ना हो जाए। तो हम एक बार लेकर जाएंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा -5x + 6 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और +5x यहाँ पर आ जाएगा, और -6 और +1 हो जाएगा -5। देखो यह जो अंशघात हर घात से क्या हो गई, छोटी। तो क्या होता है, अंश बटे हर बराबर क्या लिखेंगे हम, भागफल प्लस शेषफल बटे क्या होता है, हर होता है। तो इसको हम दोबारा लिखेंगे, x² + 1 अपान x² - 5x + 6 - 5x क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो यहाँ से भागफल जो दिया गया है 1 हो जाएगा, शेषफल 5x - 5 हो जाएगा, हर x² - 5x + 6 हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या हम, समीकरण 1 से, अब हो जाएगा यहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण एक वैल्यू रखेंगे हम, i = 1 + 5x - 5 अपान x² - 5x प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, dx। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, इक्वल हो जाएगा dx प्लस ये हो जाएगा 5x - 1 अपान x² - 5x + 6 क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा i = हो जाएगा यहाँ से dx क्या हो जाएगा, x प्लस ये क्या हो जाएगा i1, समीकरण क्या बन जाएगा 2। तो यहाँ पर हम यहाँ से 5 हम बाहर कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये 5i1 हो जाएगा। तो लिखेंगे i1 बराबर लिखेंगे i1 = कितना हो गया, x - 1 बटे x² - 5x + 6 dx। ये क्या है आपका उचित प्रमेय भिन्न है। अब यहाँ से दो रूपों में लग सकता है। पहला क्या हो जाएगा, दिया गया फलन क्या, px + q अपान ax² + bx + c के रूप का है। और यही प्रश्न हमने जब आपको प्रतिस्थापन समाकलन या हम फलन बता रहे थे, जब कोई फलन px + q अपान ax² + bx + c के रूप का था, तो वहाँ पर मैंने इसको बताया था। लेकिन आज इस फलन को हम किस रूप में बताना चाहते हैं, इसको हम आंशिक भिन्न से बताएं, क्योंकि ये दोनों रूप में लगेगा, px + q अपान ax² + bx + c के रूप में लग सकता है। जिसके लिए मैंने क्या रूल था, अंश बराबर a, हर का अवकल गुणांक प्लस b, वहाँ से हम ए बी का मान निकालते। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दिया गया है ये क्या है, इसको हम पहले गुणनखंड करेंगे और देखेंगे क्या हर के सभी गुणनखंड एक घाती बन रहे हैं या द्विघाती बन रहे हैं या एक घाती द्विघाती बन रहे हैं, दोनों किस रूप में बन रहे हैं, उसी के आधार पर इसका हम क्या करते हैं, समाकलन। तो लिखेंगे हम इसको लिख सकते हैं i1 = हो जाएगा x - 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² - 3x - 2x + 6 हो जाएगा dx। तो i1 = कितना हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x - 3 हो जाएगा, और हो जाएगा x - 2 हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ से x² - 2x - 3x + 6। ठीक, अब अभी क्या बन जाएगा, समीकरण लिखेंगे, ये फलन आपका x - 1 अपान x - 3 x - 2 बन गया। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 लिखेंगे। दिए गए फलन को आंशिक भिन्न में बदलने पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x - 1 x - 3 x - 2 इक्वल हो जाएगा a अपान x - 3 प्लस b अपान हो जाएगा x - 2। ये समीकरण क्या बन जाएगा, 4। क्या है, जब हर के सभी गुणनखंड एक घाती जिसमें पुनरावृत्ति ना हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे दोनों पक्षों में हो जाएगा x - 3 x - 2 से गुणा करने पर हो जाएगा x - 1। अब इससे से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a x - 2 प्लस b हो जाएगा x - 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं, यदि x - 2 बराबर 0 हो जाएगा तो इम्प्लाइज x बराबर 2 हो जाएगा। जब x का मान 2 यहाँ पर रखेंगे तो 2 - 2 बराबर 0
और यहाँ 2 - 3 में -1, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 - 1 इक्वल टू हो जाएगा ए ऑफ 0 हो जाएगा प्लस बी -1, क्योंकि यहाँ पर 2 - 1 रखेंगे, 2 - 3 है तो -1 आएगा, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा -b, इम्प्लाइज एज b का मान हो जाएगा -1। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा यदि हो जाएगा x - 3 बराबर 0, इम्प्लाइज एज x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो लिखेंगे समीकरण, तो यहाँ पर हम रख देंगे, तो जब 3 रखेंगे यहाँ 3 - 1 इक्वल टू हो जाएगा a 3 - 2, और यहाँ 3 - 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इक्वल टू a का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण 4 में रखने पर, a तथा b का मान समीकरण 4 में रखने पर तो हो जाएगा x - 1 x - 3 x - 2 इक्वल टू हो जाएगा a का जो वैल्यू है हो जाएगा 2/x - 3, b का जो वैल्यू है हो जाएगा -1/x - 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण क्या हो जाएगा 3 से, समीकरण 3 से हो जाएगा यहाँ से I1 इक्वल टू, ये पूरा वैल्यू है इसके स्थान में रखेंगे, यहाँ पर जो I1 आया है इंटीग्रेशन है और ये क्या है इंटीग्रेशन, या इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं, ये समीकरण 3 का वैल्यू कितना आ गया 2/x - 3 x - 2। अब यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेशन करके ऐसा dx लिख सकते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा I1 इक्वल टू, अब पूरे का वैल्यू कितना है 2/x - 3 dx माइनस हो जाएगा 1/x - 2 dx, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो एक 2 जो है बाहर हो जाएगा 1/x - 3 dx माइनस 1/x - 2 dx हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, ये 1/x क्या है log x - 3, ये -1/, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा log x - 2 प्लस c। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला के कहीं पे लिखा गया n log m लिखा गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम log m की पावर n, तो यहाँ पर 2 log m लिखा गया है, इसको लिख सकते हैं हम log x - 3 का होल स्क्वायर माइनस log x - 2, ये I1 बराबर है, लिखेंगे यहाँ से हम I1 बराबर हो जाएगा log m/n, तो जगह m का मान है x - 3 का होल स्क्वायर, n का मान है x - 2 प्लस c। अब क्या लिखेंगे यहाँ से I1 का मान जो हो जाएगा, I1 का मान हम लिखेंगे समीकरण 2 से, लिखेंगे I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा log हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर x - 2 प्लस c, यही दिए गए फलन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जब कोई भी सवाल लगा रहे हों तो यदि आपको सवाल को देखने के बाद आपके माइंड में फिगर बन जाता है किस प्रकार सवाल को लगाना है, तो यह इस चीज़ की व्याख्या करता है कि आपने जो पिछला वीडियो देखा वो बहुत अच्छे तरीके से देखा है और उसके आधार पे आपने प्रैक्टिस किया है और आपने फार्मूले का रिवीजन जो किया है बहुत अच्छे तरीके से किया है। जब वीडियो को देखने के बाद और आप क्वेश्चन को लगा रहे होंगे तो आप जब किसी भी इसी के आधार पर कोई और क्वेश्चन लगा पा रहे होंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आपको एक नया ऊर्जा मिल जाता होगा, जो वह ऊर्जा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को भरेगा, जिससे आपके माइंड में और विचार आएंगे कि हम और क्वेश्चनों को लगा पाएँ इसके आधार पर। तो हम अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, x/x - a x - b x - c, जो कि 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1x अपान, यहाँ से हो जाएगा x अपान हो जाएगा x - a x - c x - b x - c, ये क्या हो जाएगा dx। इसको हमें क्या करना है, समाकलन करना है और आंशिक भिन्नों के रूप में
आंशिक भिन्न का एक रूल है, जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हो जिनकी पुनरावृत्ति ना हो तो उसको समाकलन निम्न रूप में करते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। लिखेंगे दिए गए फलन को आंशिक भिन्न में बदलने पर, दिए गए फलन को आंशिक भिन्न में बदलने पर तो क्या हो जाएगा, x अपान x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, तो क्या हो जाएगा a अपान x माइनस a प्लस b अपान x माइनस b प्लस c अपान x माइनस c। समीकरण क्या बनेगा 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में x माइनस a, x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c से गुणा करने पर, जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x आ जाएगा। तो a x माइनस a कैंसिल, बचेगा क्या, x माइनस b और x माइनस c प्लस b, x माइनस b से x माइनस b कैंसिल, बचेगा x माइनस a x माइनस c प्लस c, x माइनस c से x माइनस c कैंसिल, बचेगा x माइनस a x माइनस b। अब क्या लिखेंगे, यदि सभी गुणनखंड एक घातीय हो तो पहला हो जाएगा यदि x माइनस a बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर a, और a x बराबर जब a रखेंगे तो a माइनस c बराबर 0, a 0 हो जाएगा, a माइनस c बराबर 0 तो a 0 हो जाएगा। तो आएगा कितना, यहाँ से आएगा x का मान a है, इम्प्लाई a हो जाएगा a माइनस b और हो जाएगा a माइनस c। इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा, a का जो वैल्यू आएगा a अपान a माइनस b a माइनस c आएगा। इसी प्रकार हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा यदि x माइनस b बराबर 0 इम्प्लाइज x बराबर b हो, जब x बराबर b इसमें रखेंगे b माइनस b बराबर 0 इतना 0 और b माइनस b बराबर 0 a वाला 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा, अब ये 0 तो हो जाएगा b इक्वल टू b, यहाँ से हो जाएगा b माइनस a b माइनस c, इम्प्लाइज हो जाएगा b बराबर b अपान b माइनस a b माइनस c हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यदि हो जाएगा x माइनस c बराबर 0 इम्प्लाइज हो जाएगा x बराबर c, x माइनस c बराबर 0 इम्प्लाई x बराबर c हो जाएगा। जब x बराबर c यहाँ पर a भी 0 हो जाएगा, x बराबर c यहाँ पर a भी 0 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, c बराबर हो जाएगा c माइनस a c माइनस b, तो इम्प्लाइज हो जाएगा c इक्वल्स टू c अपान c माइनस a c माइनस b। अब क्या लिखेंगे, a b तथा c का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे a b तथा c का मान समीकरण 2 में रखने पर हो जाएगा यहाँ से x अपान x माइनस c x माइनस b x माइनस c। a का जो वैल्यू आया है, a का वैल्यू कितना है, a अपान a माइनस b a माइनस c, a अपान a माइनस b a माइनस c, और बचेगा क्या 1 अपान x माइनस c प्लस b का वैल्यू है 1 अपान b माइनस a b माइनस c, हो जाएगा 1 अपान x माइनस b प्लस c का वैल्यू है 1 अपान c माइनस c माइनस b 1 अपान x माइनस c। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो जाएगा, समीकरण 1 में वैल्यू रखें i इक्वल टू हो जाएगा, इतना कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा a अपान a माइनस b a माइनस c, हो जाएगा 1 अपान x माइनस c dx प्लस 1 अपान b माइनस a b माइनस c, हो जाएगा 1 अपान x माइनस b dx 1 अपान c माइनस a c माइनस b 1 अपान x माइनस c dx। i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से a अपान a माइनस b a माइनस c, ये बन जाएगा log x माइनस c 1 अपान यहाँ b बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा c हो जाएगा b अपान b माइनस a b माइनस c, ये क्या बनेगा log x माइनस b, ये प्लस c अपान c माइनस a
सी माइनस बी लॉग एक्स माइनस सी प्लस सी, यही इस दिए गए फलन का कंप्लीट आंसर है। आज मैंने आंशिक भिन्न के आधार पर कुछ प्रश्नों का समाकलन किया और जितने प्रश्न बताए हैं आंशिक भिन्नों के आधार पर जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट थे। हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, चाहे भौतिक विज्ञान हो चाहे गणित हो, सब में हम उन्हीं क्वेश्चनों को बता रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कुछ भी क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसको हम बेसिक से बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि विदाउट कॉन्सेप्ट को छोड़ कट करके बता रहे हैं। आपको एक बेस से बता रहे हैं, पहले आपको बेस मजबूत कर दे रहे हैं और उसके आधार पर जो हम नियम बता रहे हैं उसके आधार पर हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। आप क्वेश्चन को पूरा देखिए और क्वेश्चन को शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद।